नमस्कार दोस्तों, देखो मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे। देखो मैं पूरा डिटेल कराऊंगा A to Z। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तभी देखना, नहीं तो मत देखना भाई। लेकिन अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपके ब्लड में जाके घुस जाएगा क्वेश्चन, सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो रट्टा मारना एक अलग चीज होती है और कंसेप्ट से पढ़ना अलग चीज होती है, तो आपको समझ समझ के पढ़ना होगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला ये क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने अच्छे से कराया था, आप देख लेना मेरा वीडियो। देखो 5 तक कराने में मुझे 1 आवर 45 मतलब घंटा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट लगा है, सोचो। तो 100 क्वेश्चन कराने में मुझे 2-3 दिन लग जाएगा। तो लेकिन मैं करा दूंगा ऐसा कि आपके ब्लड में, क्या आपके डीएनए में जाके घुस जाएगा, ये जान लो, मेरा ये गारंटी है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो शिक्षण क्वेश्चन नंबर 6 से मैं शुरू करता हूँ और इसको डिटेल बताता हूँ। तो देखो ये जो है ना, इस व्यवस्था को मैं पूरा देखो ये क्वेश्चन में आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, तो क्या यही क्वेश्चन आएगा बिहार दरोगा में? और कोई रैयत व्यवस्था नहीं आ सकता? महलवाड़ी आ सकता है, अस्थाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो भाई सबको पढ़ना होगा ना। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन को करोगे, लेकिन अगर यहाँ आ गया तो रिवीजन हो जाएगा। बात वही है ना। तो चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। देखो तो पहला था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था को हम लोग शुरू करते हैं। मैंने विशेष बताया था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, देखो जमींदारी व्यवस्था क्या था। देखो जमींदारी व्यवस्था जो था ना, इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था को आप देखोगे ना, तो ये इसको क्या कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। बंदोबस्त भी कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हो। देखो इसको शुरू करने का काम जो था वो 1793 में, कब किया गया था? 1793 में। किसने किया था? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था ये 1793 में। पता है ये किस क्षेत्र में था? ये जनरली बंगाल, देखो ये कहाँ पे था? बंगाल में था। ये ज्यादा एरिया देखोगे ना तो बंगाल में, बिहार में, बिहार में था, उड़ीसा में था, उड़ीसा में था, उड़ीसा में था और यूपी में था। इस क्षेत्र में ये व्यवस्था को लागू किया गया था। देखो इसमें क्या था ना, इसमें देखो समझते हैं। इसमें था, एक थी सरकार, एक थी सरकार, एक थी जमींदार, एक थी जमींदार, जमींदार, और दूसरा थे किसान। तीन लोगों के बीच में यहाँ की बात हो रही है, समझना। एक थे सरकार, एक थे जमींदार और एक थे किसान, समझो। देखो इसमें क्या किया गया था, जो जमीन थी ना, जमीन का जो मालिक थे ना वो जमींदार को बनाया गया था। मतलब जमीन, जो जमीन होती थी, जमीन, जमीन जो होती थी, वो जमीन का मालिक अधिकार जमींदार को दिया गया था। मतलब जो जमीन का मालिक का जमींदारा अधिकार था वो किसको दिया गया था? जमींदार को दिया गया था। सरकार मतलब ये थे अंग्रेज, अंग्रेज बोल दो, यहाँ पे अंग्रेज थे, अंग्रेज। देखो अंग्रेज ने क्या किया ना, एक जमींदारी प्रथा लाए और सारे जमीन को इनको मालिकाना हक दे दिए। बोले कि जो भी जमीन है ना उसकी मालिक जो होगी वो जमींदार होंगे, और उस पे खेती कौन करेगा? किसान करेंगे। अब क्या करेंगे, किसान जो होंगे वो टैक्स किसको देंगे? जमींदार को देंगे, जमींदार को देंगे। और फिर जमींदार क्या करेगा? अंग्रेज को देगा। तो यहाँ पे क्या थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना तो तीन तरह के लोग थे। सर जो अंग्रेज थे वो सारी जमीन जमींदारी प्रथा को दे दिया था। मतलब जमींदार लोग जो होते थे ना उनको जमीन दे दिया गया था, उनकी मालिकाना अधिकार जमींदार को था। और जमींदार जो थे वो किसान को जमीन दे देते थे, और जो किसान से जो टैक्स होता था वो अपने पास रख के फिर सरकार को देते थे, मतलब अंग्रेज के देते थे। ठीक है, मतलब जमींदार हमारे लिए कर वसूलेंगे, फिर किसान जमीन जोतेंगे और उस पर उनकी कोई हक नहीं होगा। तो किसान का कोई हक नहीं होता था जमीन पर, सिर्फ और सिर्फ किसान खेती करते थे, उसे जो भी फसल उगाया जाता था उनका टैक्स देते थे, टैक्स दिया करता था। ठीक है, ये थे। अब सोचो भाई,
यहाँ पे अंग्रेज ने तो जमींदारी पर लगा दिया है, जमींदार को पूरा जमीना मालिक बना दिया है और किसान से जुतवा रहे थे। ये पता क्या करते थे, ये घूसखोरी रिश्वतखोरी कर देते थे। मतलब अगर मान लो किसान ने 100 रुपया दिया टैक्स के रूप में, तो पता है अंग्रेज को 80 रुपया देते थे और 20 रुपया ये क्या करते थे, खा जाते थे। मतलब घूसखोरी हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे ना, तो हर साल जो अंग्रेज थे ना, हर साल जमा करता था। इसी को क्या बोला गया, अस्थाई बंदोबस्त बोला गया। ठीक है, समझ में आ गया, इसी को अस्थाई बंदोबस्त बोला गया। मतलब किसानों से कर की वसूली की पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको था, जमींदार को था, और जमींदार बाद में सरकार को पैसा देते थे। अब देखो, जो जमींदार थे ना, वो किसानों से अपनी मर्जी से लगान वसूलते थे, और सरकार और किसान के बीच में कोई संबंध नहीं था। देखो, बीच में जमींदार आ जाते थे ना, देखो इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन था नहीं, रिलेशन था, कोई रिलेशन नहीं था। तो परिणाम देखो क्या निकला, आप खुद ही सोचो ना, परिणाम कितना बड़ा निकलेगा। जमीन देखो क्या निकला, कि जो जमींदार थे ना, वो बहुत अमीर हो गए, बहुत अमीर हो गए, बहुत अमीर, इतना अमीर हो गए कि तुम सोच नहीं सकते हो। और किसान जो थे वो गरीब हो गए, बहुत गरीब हो गए, इतना गरीब कि तुम सोच नहीं सकते हो। तो इस तरह से देखा गया, तो किसान के साथ शोषण किया गया, बहुत भयंकर शोषण हुआ। और किसान को जो अपनी उपज का बड़ा हिस्सा था, वो टैक्स के रूप में किसान को देना पड़ता था। किसको, जमींदार को। फसल खराब भी हो गया ना, तब भी सलाह देना पड़ता था जमींदार को। तो एक तरह से किसान के साथ काफी भयंकर शोषण हुआ, कर्ज में डूब गए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीका से चौपट हो गई। मानो ना, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। ठीक है, तो ये, और पता है, पर इसी को परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था। जो कर की वसूली थी ना, वो भी बहुत ज्यादा हाई था, 10/11 था। 10/11 मतलब अगर मान लो 11 रुपया आप कमा रहे हो ना, उसमें से 10 रुपया आप सरकार को दे दोगे, तो भाई कितना खतरनाक था। और अगर जमींदार समय पे कर नहीं देते थे ना, तो उनकी जमीनी हकीकत छीन ले जाती थी, मतलब किसान नहीं करते थे। ठीक है, तो ये काफी बहुत बड़ा हुआ। समझ में आया, परिणाम क्या निकला, परिणाम यही निकला ना, कि जमींदार अमीर हो गए, किसान गरीब हो गया, किसान को अपनी उपज का बड़ा हिस्सा लगान में चला गया। फसल खराब होने के बाद भी क्या होती थी, किसान को पैसा टैक्स देना पड़ता था। किसान की स्थिति काफी खराब हो गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गया। अब देखो आया, दूसरा आया रैयत बाड़ी। देखो रैयत बाड़ी जो हुआ ना, इसमें जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। बोला नहीं, जमींदार लोग जो है ना, वो घूसखोरी करते हैं, किसान से टैक्स तो लेते हैं, लेकिन सरकार को सही से पैसा नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और एक नया प्रथा लागू किया गया, जिसका नाम रखा गया रैयत बाड़ी प्रथा। ठीक है, तो अब चलते हैं रैयत बाड़ी प्रथा पढ़ते हैं। ठीक है, रैयत रैयत बाड़ी। देखो रैयत बाड़ी क्या था, ये जनरली पता है, रैयत बाड़ी जो व्यवस्था था, ये सरकार सरकार और किसान के बीच का संबंध सीधा स्थापित किया गया। इसमें किसी भी तरीका का कोई जमींदार नहीं लोग थे, जमींदारी प्रथा यहाँ पे पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। पता है ये कहाँ लागू हुआ, ये रैयत बाड़ी लागू हुआ था 1820 में। कहाँ लागू हुआ, तो ये लागू हुआ साउथ वाला इंडिया में, जैसे मद्रास तमिलनाडु में, बॉम्बे महाराष्ट्र में, असम के जो दक्षिण क्षेत्र थे ना, ये था। ठीक है, तो रैयत बाड़ी और किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये थॉमस मुनरो। कौन था, थॉमस 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 मुनरो 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 और रीड ने जारी किया था, रीड ने। ठीक है, रीड और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। और ये किधर की व्यवस्था थी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का नहीं था। नॉर्थ इंडिया तो आपने रैयत बाड़ी और सॉरी ये क्या बोलते हो जी, अभी पढ़ा ना हम अस्थाई बंदोबस्त। इसको देखो, इसमें क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी, कि इसमें सरकार सीधे, मतलब सरकार को सीधे टैक्स देते थे, सरकार को सीधे किसान टैक्स देते थे। इसमें जो बीच वाला बिचौलिया वाला सिस्टम था ना, ये जमींदारी, वो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब किसान जो थे ना, जिसको रैयत बोला जाता था, किसान को ही रैयत बोलते थे, इसीलिए तो रैयत, ये किसान थे, रैयत यही थे, रैयत इसी को बोला जाता था। तो जो भूमि जोता करता था ना, वो सीधा सरकार को टैक्स देते थे, सरकार। ठीक है,
और सरकार का जो भूमि का वास्तविक मालिक था, देखो मालिक सरकार थे, मालिक जो थे जमीन का वो सरकार थे, मतलब अंग्रेज थे, और सिर्फ किसान किसान जोता करते थे और सीधा टैक्स सरकार को देते थे, ठीक है। और देखो इसमें सबसे पहली बात, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि सरकार और किसान के बीच में इसका संबंध था, ठीक है। मतलब किसान सीधे सरकार को क्या करते थे, टैक्स देते थे, और जो भी मालिकाना हक था वो सरकार के पास थी, ना कि किसान के पास। दूसरी बात ना कि जैसे मान लो कोई किसान को जमीन देना है तो पट्टे पे दिया जाता था, पट्टे पे इसको जमीन दिया जाता था, पट्टे पे, लीज पे, जैसे लीज होती है ना, लीज बहुत सुने हो, लीज पे दिया जाता था, लीज पे, लीज पे दिया जाता था किसान को। और देने से पहले क्या होती थी ना, भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था कि भूमि का किस टाइप का है, भूमि अधिक उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, बहुत कम उपजाऊ है। जैसा भूमि होगा उसी अनुसार से आपको टैक्स देना होगा। अगर अधिक उपजाऊ वाला भूमि होगा तो अधिक टैक्स देना होगा, कम उपजाऊ वाला भूमि होगा तो कम टैक्स देना होगा, और ऐसे था। तो पहले सर्वेक्षण किया जाता था भूमि को। और जो कर की दर थी ना वो बहुत हाई थी, लगभग 45 से 55% था। सोचो भाई, 45 से 55% था, मतलब अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो ना तो 45 रुपया अंग्रेज को देना पड़ता था। ये काफी खतरनाक स्थिति था। और किसान को हर साल कर देना पड़ता था, मतलब हर साल, चाहे फसल खराब हो या अच्छी हो, फसल अगर खराब हो भी जाती थी तो भी लोग देते थे टैक्स। परिणाम क्या निकला, जमींदार देखो जमींदारी का तो अत्याचार तो खत्म हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ पे सरकार ने किसान से सीधा आर्थिक बोझ लेना शुरू कर दिया, किसान कर्ज में डूब गए, फसल खराब होने के बाद भी टैक्स देना पड़ता था, और कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली, और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था था फिर चौपट हो गई, ठीक है। इस प्रणाली में देखोगे ना तो मद्रास और बॉम्बे में हुआ, समझ रहे हो ना, इसीलिए बोला जाता था ये था। तो अब क्वेश्चन को करते हैं, पहले वो वाला पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग महलवाड़ी पढ़ेंगे। देखो क्या था, रैयत बाड़ी बंदोबस्त 1820 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया, थॉमस मुनरो और रिंड ने। कहा, मद्रास के क्षेत्र में, बॉम्बे के क्षेत्र में, और कुछ असम के क्षेत्र में। क्या है, किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल। सरकार जमीन को पट्टे पर देती थी, हाँ लीज पे देती थी, बिल्कुल। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सब सब होती थी। अब आती है एक लास्ट हम लोग को पढ़ना है महलवाड़ी। महलवाड़ी को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो महलवाड़ी क्या था, महलवाड़ी, महलवाड़ी, महलवाड़ी क्या था समझते हैं। देखो महलवाड़ी जो था ना वो एक ऐसी भू राजस्व प्रणाली था जिसमें कर वसूली का आधार गांव और ग्राम समूह का था। मतलब इसमें जो थे ना, मतलब गांव की भूमि या गांव का समूह, गांव का, गांव की भूमि, भूमि या गांव का समूह, ये लोग का था, गांव का समूह ऐसा था, गांव का समूह ऐसा था, ठीक है। मतलब अब इसको शुरू करने वाला कौन थे, तो इसका शुरू करने वाले थे होल्ट मैकेंजी। क्या, होल्ट, होल्ट मैकेंजी। कौन, होल्ट मैकेंजी। कौन शुरू करने वाले थे, होल्ट मैकेंजी। कब शुरू किया गया था, ये किया गया था 1822 में। कब किया गया था, 1822 में। पता, ये बाद में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको 1822 में ही लागू किया था। ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र था ना वो मध्य भारत था, मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में था, ठीक है। इसकी विशेषता देखो क्या थी, इसकी विशेषता थी कि गांव को कर निर्धारण की इकाई माना गया, मतलब ना पूरा गांव मिलकर लगान चुकाते थे, पूरा गांव मिलके लगान चुकाते थे। तो इसमें पूरा गांव मिलकर लगान चुकाते थे। दूसरा था कि जो गांव का मुखिया होते थे ना, जिसको महलदार कहा जाता था, या पंचायत सरकार को कर देता था। देखो इसमें कर जो है ना सीधे अंग्रेज को नहीं देते थे, जो गांव का मुखिया होते थे, गांव का मुखिया, जिसको गांव का मुखिया बोलते हो, उसको कर दिया जाता था, कर दिया जाता था, या पंचायत सरकार को कर देते थे। और इसमें भूमि का सर्वेक्षण भी और मूल्यांकन इसमें भी किया जाता था। और महल के जो भी सभी किसान सामूहिक रूप से इसका लगान के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। तो इस तरह से बोलोगे ना तो ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि गांव की एकता बनी रही, लेकिन कोई किसान कर नहीं दे पाते थे, यानी बाकी किसान पर भी बोझ बढ़ जाता था। लगान अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में फिर से गरीबी डूब गई और सरकार को अधिक अस्थायी का स्रोत मिल गया। तो देख रहे हो ना, तो महल का मतलब ही होता है गांव, और ये पूरी सामूहिक रूप से कर देते थे, और ये 1822 में शुरू हुआ था। ठीक है, देखो फिर से समझ लेते हैं, जमींदारी कब शुरू हुआ था, 1793 में। किसने शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस क्षेत्र में, बंगाल, महाराष्ट्र, सॉरी बंगाल, यूपी और बिहार के क्षेत्र में। किसने, और इसका प्रारंभकर्ता कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्षेत्र बंगाल बिहार। परिणाम क्या हुआ, किसानों के साथ वही शोषण हुआ। रैयतवाड़ी में क्या हुआ, रैयतवाड़ी में इसके थॉमस मुनरो ओड्रिड ने शुरू किया था उधर के क्षेत्र में, मद्रास बॉम्बे के क्षेत्र में। कब शुरू हुआ था, 1820 में। ठीक है, इसमें भी किसान कर्ज से बोझ गए। फिर महलवाड़ी में हुआ हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ोगे ना तो मामला सही होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका आंसर सभी होगा। चाहे सही, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, रुको रुको, अगला क्वेश्चन है, मैं पता है इस सेट को कराने में मुझे बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं सब कुछ करा दूंगा ए टू जेड। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को आप सही से समझो। ये मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री की जहां पे बात आती है ना, वहां पे मैं बहुत अच्छे से समझाऊं। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज को। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर थे, हैदराबाद था, श्रावणकोर था आदि, जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, इसका नाम क्या था। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ ना, आपको सब पता होगा कि जब हमारा अंग्रेज, उस समय अंग्रेज जब शोषण कर रहे थे उसमें, तो ऐसा नहीं कि आसपास के लोग इसकी सहायता, मतलब इसकी आंदोलन वगैरह नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, बहुत ज्यादा हो रही थी। समानांतर सरकार हर जगह मतलब चलाई जा रही थी, समझ रहे हो ना, हर जगह चलाई जा रही थी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, श्रवणकोर हो गया आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका इसका आंसर है प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, इसकी आंसर है प्रजामंडल आंदोलन। लेकिन क्यों, बस प्रजामंडल आंदोलन हो गया ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, पूरा डिटेल इसको समझेंगे। देखो ज्ञान बिंदु में थोड़ा सा देख लेता हूँ, आपके पास तो बुक होगा ही। देखो इसमें क्या डिटेल दिया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है, बस कुछ ज्यादा आंसर नहीं दिया है, बट मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, देखो सुनते हैं, समझते हैं। देखो प्रजामंडल, देखो क्या हुआ ना, आपको पता है कि जब हमारा भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो आपको पता है भारत को दो भागों में बांटा गया था। एक तो ब्रिटिश भारत था जहां अंग्रेज सीधे शासन करते थे, और एक था देसी रियासतें जहां पे भारतीय राजा महाराजा शासन करते थे। यही तो था, यही तो था। मतलब अगर आप देखोगे तो, अगर आप देखोगे ना, तो हमारा दो पार्ट में बांटा गया था। एक तो था हमारा ब्रिटिश 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 सरकार, ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत था, और एक था देसी रियासत, देसी रियासत। यही तो दो दो चीज था, देसी रियासतें थे, रियासतें थे, यही दो चीज था। ठीक है, मतलब ना जो ब्रिटिश भारत था ना, सीधा कंट्रोल क्या करते थे, अंग्रेज करते थे, और जो देसी रियासत था वहां पे क्या था, भारतीय राजा महाराजा शासन करते थे। लेकिन ब्रिटेन, लेकिन पता है जो ब्रिटेन सरकार के अधीन था, ये था ब्रिटेन सरकार के अधीन, ब्रिटेन सरकार के अधीन में काम होती थी। यहाँ पे पावर में तो थे लोग, लेकिन सब इन्हीं के कंट्रोल में होता था। इसीलिए देखोगे ना, तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है जिसके कांग्रेस ने नेतृत्व किया है, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था, 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यही हुआ था। तो उस समय क्या हुआ ना, जो देसी रियासतें थे ना, वो जनता पर ही, अपने ही शासकों का अत्याचार था। जैसे जनता को ना तो कोई लोकतंत्र की आजादी थी, ना लोकतंत्र था, कुछ नहीं था। मतलब वहां जनता जो थे ना, वो अपनी अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे थे। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा समझो कि जो देसी रियासत थे ना, वहां पर जनता पर अपने ही शासकों का अत्याचार था। कितना ही लोग गंदा थे। देखो, बात ऐसा नहीं था भाई, मजबूरी थी, क्योंकि ये भी तो किसी के अंडर में काम कर रहे थे, ये ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे। तो जो देसी रियासतें थे ना, राजा महाराजा, वो अपने लोग को ही शोषित करते थे। मतलब मानो ना, तो ना तो जनता को कोई अधिकार था, ना वहाँ कोई लोकतंत्र थी, ना कोई आजादी थी। इसलिए जनता ने ही अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया। इसे कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। इसी को प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। तो प्रजामंडल आंदोलन जो था ना, वो 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में शुरू किया गया था। इसका मेनली दशक यही था कि जो भी देसी राज्यों में रहने वाले लोग होंगे ना, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स दिया जाए, एक पॉलिटिकल फ्रीडम दिया जाए। समझ रहे हो ना? प्रजामंडल का ही तो अर्थ होता है, प्रजा मतलब जनता, और मंडल मतलब संगठन। तो पीपुल काउंसिल ऑफ एसोसिएशन, यही होती है जनता का संगठन, जिसे देसी रियासतों के शासकों के खिलाफ जनता आवाज उठाई। ठीक है। देखो, तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? इस आंसर हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। ठीक है। अब देखो, किन किन रियासतों में आंदोलन चला। देखो, आंदोलन तो सब जगह चला। जैसे कश्मीर में तो कश्मीर प्रजा सभा चली, हैदराबाद में तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस चला, फिर श्रावणकोर में आज केरल आप सुनते हो, इसका नाम है श्रावणकोर स्टेट चला। ऐसे ऐसे करके देखोगे ना, तो मैसूर, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, पटियाला, सब जगह चली। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। प्रजामंडल का संगठन यही हुआ था 1930 में, ये चलाया गया था। 1930 में, 1930 के समय में चलाया गया था। मतलब जो भी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस थी ना, उसी समय। पता है, ऑल इंडिया जो पीपुल कॉन्फ्रेंस थी ना, उसकी स्थापना कब किया गया था? 1927 में किया गया था। 1927 में किया गया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उनका यही कहना था कि सभी प्रजामंडलों को एक मंच पे लाया जाए। इसीलिए मतलब ना, प्रजामंडल आंदोलन का ही था, क्योंकि उस समय क्या थी ना, उस समय आपको पता है कि 1885 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हो चुका था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समानांतर ये आंदोलन चलाया जा रहा था। मतलब जो भी देसी रियासतें थी ना, वो जनता के लिए लड़ाई कर रहे थे। पूरे भारत में आजादी की भावनाओं को फैलाना, भारतीय निर्माण करवाना। रिजल्ट भी यही मिला। तो ये था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा प्रजामंडल आंदोलन। बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो, आगे का क्वेश्चन समझते हैं भाई। देखो, महात्मा गांधी जी की बात आती है ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे बातें आती होंगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि भारत के एक ऐसे महापुरुष की नाम लिया जाता है जिनके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आलोचना करते भी हैं, और कुछ भगवान भी मानते हैं। मैं तो इनको भगवान मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आजादी दिलाए हैं ना, ये वाकई एक तारीफ के काबिल है। समझ रहे हो ना? महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष थे जो सदियों में एक हैं। इनके बारे में आप कुछ भी मिटा दो, इतिहास से कहीं से भी मिटा दो, इंडिया में तो मिट जाएगा, लेकिन पता है, इंडिया से बाहर भी इनको चाहने वाले बहुत हैं। बहुत कुछ इनके बारे में होती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यही कह रहा है कि महात्मा गांधी और उसके विचारकों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन था? समझ रहे हो? प्रथम आदिवासी नेता कौन था? देखो, महात्मा गांधी जी से प्रभावित तो बहुत से लोग हुए थे, अनगिनत लोग हुए थे, लेकिन इसमें एक आदिवासी नेता की बात हो रही है। समझ रहे हो ना? एक आदिवासी नेता के, और वो भी प्रथम। उसके बाद बहुत से लोग हुए होंगे, प्रथम। तो पता है ये कौन थे? ये थे जंदो नाग। जंदो नाग, जंदो नाग। इसका आंसर हो गया जंदो नाग। क्या हम लोग बस इतना ही पढ़ लेंगे? नहीं, और डिटेल पढ़ते हैं। देखो, ये जो जंदो नांग थे ना, ये नागालैंड जेलियोंग जनजाति के संबंधित एक आदिवासी नेता थे। कहाँ के थे ये? नागालैंड के थे, नागालैंड के।
नागालैंड से थे, नागालैंड से थे। मतलब महात्मा गांधी और उनके विचारों से जो प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जंदो नांग थे, ठीक है। इनका जन्म मणिपुर में हुआ था और ये एक धार्मिक नेता थे, राजनीतिक और समाज सुधारक भी थे। तो इन्होंने ही गांधी के विचार से काफी प्रभावित हुए। गांधी जी का क्या था? सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वदेशी, यही तो था गांधी जी का, सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वदेशी, जो जंदोहांग को बहुत गहराई से प्रभावित हुए। गांधी जी का जो विचार था ना, इनसे काफी प्रभावित हुआ। फिर इन्होंने ही ब्रिटिश विरोधी चेतना जाग गया इनके अंदर। तो गांधी जी से स्वतंत्रता, नागरिकता पे विश्वास रखते थे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, ठीक है। ज्ञान बिंदु में क्या लिखा? ज्ञान बिंदु को देखो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि ज्ञान बिंदु नहीं, ज्ञान बिंदु से रिलेटेड बहुत कुछ बताया भी गया है। मैं थोड़ा सा इनको भी बात पढ़ लेता हूँ। देखो, महात्मा गांधी और उनके विचारक से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जंदो नांग थे, ठीक है। जो मैं बोला ना, सब यही है पूरी तरीका से। इनको फांसी कब दी गई, ये सब, ठीक है। आप देखो एक और भी है यहाँ पे, अल्लूरी सीताराम राजू, बुक में दिया है, ज्ञान बिंदु में दे दिया गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म जो है ना, वो वर्तमान आंध्र प्रदेश में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के प्रशंसक और असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। इन्होंने रप्पा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके द्वारा जो लोगों के खादी और अपनाने वाला जो शराब को त्याग करने हेतु समझाया गया था। हालांकि इनका जो विचार था ना, वो हिंसा के माध्यम के उपनिवेशी शासकों के स्वतंत्र प्राप्त करना संभव नहीं, स्वतंत्रता प्राप्त करने में केवल बल का उपयोग भूमिका होगी। तो आंध्र प्रदेश में लंबे समय तक ये एक लोकनायक के रूप में जाने गए, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। और देखो इसमें कुछ खास नहीं है जो हम बता सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अभी 9 क्वेश्चन पे हूँ भाई, 9 क्वेश्चन को कराते कराते मुझे बहुत समय लगेगा। देखो आप बुक भी पढ़ोगे ना, तो देखो बुक तो पढ़ोगे लेकिन एक कंसेप्ट होना चाहिए ना डेवलप, कि हाँ मैं इस क्वेश्चन में किस तरह से थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, तो ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्योंकि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये 2-4 षड्यंत्र नहीं, एक दिल्ली षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये वाले षड्यंत्र हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो डिटेल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखो अगला है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र के मामले में परिणीत किसकी फांसी हुई थी? सबसे पहले ये तो समझ लो ना कि लाहौर षड्यंत्र था क्या। लाहौर षड्यंत्र था क्या, ये तो अगर आप जान जाते हो तो इस आंसर का क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। समझ, क्योंकि देखो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये सब चीज बहुत देखने को मिलता है, षड्यंत्र वाला। तो देखो लाहौर षड्यंत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था ना, कि जब लाहौर षड्यंत्र हुआ ना, तो फांसी हुई। अब देखो भाई फांसी हुई, तो आपको पता होगा कि फांसी इतना आसानी से नहीं होता था। अंग्रेज जो थे ना, बहुत हरामी से फांसी दिया करते थे, तो समझते हैं। तो देखो इनमें पता है फांसी, पहले जान लेते हैं कि फांसी किनको किनको हुआ था। तो फांसी जो हुआ था ना, वो तो एक बेचारे हमारे प्यारे आइडियल भगत सिंह को हुआ था, एक सुखदेव जी के हुआ था, और एक राजगुरु जी के हुआ था। किसको? भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु के फांसी हुआ था। मतलब 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। देखो समझते हैं कि लाहौर षड्यंत्र था क्या, थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो लाहौर षड्यंत्र क्या था, इसके बारे में समझते हैं। देखो लाहौर षड्यंत्र पता है, ये हुई थी 1928 के और 1931 के अंतराल में हुआ था। 1928 से 1931 के अंतराल में चला था ये। इस मामले में जानते हो जो भारतीय सेनानी थे ना, अभी तो हमने पढ़ा भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। ये अंग्रेज अधिकारी जो सॉडर्स, जॉन 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 सॉन्डर्स 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 जॉन सॉन्डर्स जो थे ना, उनकी हत्या का आरोप लगाया गया था। जॉन सॉन्डर्स पे हत्या का आरोप लगाया गया था, इस पे हुआ था। देखो
अब इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखो अगर आपने इतिहास को पढ़ा होगा तो कैसे ऐसा, देखो ये इतना आसान नहीं कि ये घटना तुरंत घटी। देखो क्या हुआ, सबसे पहले 1928 में हमारे देश में क्या आया, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन, साइमन साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया भारत में। आप देखो साइमन कमीशन क्यों भारत आया, ये भी तो जानना जरूरी है ना। क्यों भारत आया था साइमन कमीशन, ऐसा क्या था जो भारत लाया गया था और इसको विरोध हुआ। तो देखो आपको पता होगा साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय इस पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है एक आया था 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, याद करो ये घोषणा आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें बोला गया था कि हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ला रहे हैं। आप कहोगे कि सर ये क्या था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तब हम लोग इस पे आते हैं। देखो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, देखो लिंक कर करके पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, हिस्ट्री की घटनाएं ऐसे नहीं घटती है, एक दूसरे से लिंक होती है। तो ये जो है ना ये क्या बोलते हो 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, ये जो था ना ये भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत तो आया था। इसमें क्या था ना, देखो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों था, ये आया था भारत में धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट की मांग हो। इसमें क्या बोला गया कि सेल्फ गवर्नमेंट की मांग हो, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना और सुधार किए जाएंगे। इसलिए यह घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। इसमें देखो क्या क्या विशेषता था। सबसे पहले द्वैत शासन लागू किया गया। इसी में ना द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांत स्तर पर दो भाग किए गए। जो प्रांत थे ना हमारे, प्रांत था, प्रांत प्रांत समझते हो ना, प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया। ये बोला गया कि इसको दो भाग में बांट दो, एक उत्तरदायी सरकार होंगे और एक ब्रिटिश के होंगे, मतलब एक इंडियंस के होंगे और एक गैर उत्तरदायी मतलब ब्रिटिश विभाग के होंगे। तो प्रांत में द्वैत शासन 2019 में, मतलब सॉरी 1919 के एक्ट के द्वारा लाया गया था। एक प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था कि केंद्रीय स्तर पर, जो केंद्रीय स्तर होती है, गवर्नर की शक्ति बनी रहे और भारत की जो सरकार है वो अंग्रेज की हाथ में रहे, यही तो हुआ था। फिर प्रांतीय स्तर पर कुछ पावर दिए गए, ठीक है। और हाँ, और फिर क्या हुआ, केंद्रीय विधानसभा की जो सदस्य संख्या थे उसको बढ़ाया गया, ठीक है, और कुछ मनमोहनी भी किए गए। और परंतु उत्तरदायित्व नहीं किया, इसीलिए वादा किया गया, मतलब यही इसी में अंग्रेज ने वादा किया था कि 10 साल बाद, 10 ईयर बाद यानी 10, देखो 10 साल अगर आप इसमें जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा, 1929 होना चाहिए। 10 साल बाद 1929 में एक नया आयोग बनेगा, जिसके बाद साइमन कमीशन आया 1928 में। तो लिंक समझ में आ गया, साइमन कमीशन 1928 में आया, ठीक है, समझ में आ गया। आप साइमन कमीशन की बात पढ़ते हैं, ठीक है। देखो साइमन कमीशन समझ में आ गया ना। 1919 में जो प्रांत में द्वैत शासन आया था, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई थी, बहुत सारी बातें हुई थी उसमें। तो 10 साल बाद भारत की शासन व्यवस्था बनाया जाएगा, लेकिन अंग्रेज में एक साल पहले ही पता है ये 1927 में यह आयोग बना दिया गया। 1927 में ये आयोग बना दिया गया और भारत 1928 में पहुंच गया। इसका नाम था साइमन कमीशन। इसकी चेयरमैन यही थे, साइमन सर थे। इसमें पता है देखो ये विरोध हो गया, पूरा हंगामा हुआ, क्योंकि इसमें जो 7 लोग थे ना, 7 लोग सब अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे, मतलब इसमें कोई एक भारतीय सदस्य नहीं था। तो भारत को बहुत ज्यादा, मतलब भारतीयों लोग को इसमें बहुत ज्यादा विरोध की सामना करना पड़ा। भारत के भविष्य के निर्णय लेने के लिए कोई अंग्रेज करेगा, ऐसा होता है क्या, वो भी भारतीय नहीं रहेंगे। तो पता है नारा भी उठाया गया, साइमन गो बैक की नारा, साइमन गो बैक की नारा। और पता है जो भी दल थे ना, जैसे कांग्रेस ने भी इस आयोग को बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग जो 1906 में
1906 में जो गठन किया गया था 30 दिसंबर 1906 को, वो भी इसकी आयोग की बहिष्कार किया। फिर हिंदू सभा ने, हिंदू सभा 1915 में जो आया था, 1915 में, वो भी बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए। लिबरल पार्टी, जो भी पार्टियां थी, सब इन्होंने विरोध किया, बोला नहीं, हम नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना जी। देखो मैं वहां पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन से देखो कितने सारे लिंक हो रही है। क्या लिंक हो रही है कि 2000 नहीं, 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत एक अंग्रेज ने एक एक्ट लाया था। सबसे पहले कि 1919 में जो एक्ट आया था, उसी में ना एक प्रांत लेवल पे एक द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था, और इसी में प्रॉमिस किया गया था कि एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाएगा, वो भी 10 साल बाद, 10 साल बाद। और ये 10 साल बाद 1929 होना था, लेकिन 1927 में अंग्रेज ने एक गठित साइमन कमीशन गठित कर दिया गया, और 1928 में आ गया। और इसमें जितने दल थे, जैसे कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग था, हिंदू सभा था, लिबरल पार्टी था, सब ने क्या किया, विरोध किया, बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी विरोध हुआ, तो देखो विरोध में क्या क्या हुआ था समझते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, रुको 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 रुको, कोई बात नहीं जी। देखो हाँ, ये हुआ। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखो, जब जब साइमन कमीशन भारत आ गया, तो साइमन कमीशन भारत आ गया तो इसको बहुत बिजोड़ विरोध किया गया, सब दल वाले भी किए, कुछ यहाँ पे आम आदमी लोग भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रूल होती है, समझते हैं। देखो उस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए इतना मुझे करना पड़ रहा है, मैं ऐसा समझा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुसे, क्योंकि ऐसे ही आप एग्जाम को फोड़ोगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही आएगा, और भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ना, जब साइमन कमीशन आया तो क्या हुआ ना, 20 अक्टूबर को 1928 को साइमन कमीशन का बिजोड़ विरोध किया गया। और कहाँ ज्यादा किया गया था, लाहौर में, लाहौर में किया गया, लाहौर में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और पता है विरोध करने का नेतृत्व किनके पास था, लाला लाजपत राय के पास था। लाला लाजपत लाजपत राय के पास था। लाला लाजपत राय जी इसकी विरोध कर रहे थे, कहाँ पे, लाहौर में कर रहे थे। साइमन कमीशन जब आया तो इनकी 30 अक्टूबर को 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हो रहा था। विरोध, मैं लिख देता हूँ, विरोध हो रहा था, विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। ठीक है, इसका नेतृत्व पता है लाला लाजपत राय महाराज जी कर रहे थे, जिनको आप क्या बोलते हो, पंजाब केसरी भी बोलते हो। नहीं बोला जाता है पंजाब केसरी, बोला जाता है पंजाब केसरी, क्योंकि ये पंजाब के ही रहने वाले थे, पंजाब केसरी बोला जाता है। ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे। पता है एक अंग्रेज पुलिस आते हैं, एक अंग्रेज पुलिस आया, एक पुलिस आया, पुलिस आया, पुलिस जो आया ना, जिसका नाम था जेपी सरेंडर, उस पर लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज कर दिया। पता है जी, लाला लाजपत राय बहुत गंभीर घायल हो गए। और पता है बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 1928 में इनका मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया, निधन हो गया। समझो, लिंक करो, 1919 में अधिनियम आया, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई 10 साल बाद, लेकिन 1927 से 1928 में आ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सारे लोग अंग्रेज थे, कोई मतलब भारतीय नहीं थे। इसी के विरोध में हर दल के, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू दल, लिबरल पार्टी, सब ने विरोध किया। इसी में लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय जी, इसको पंजाब केसरी भी करते हो। तो एक पुलिस ने इस पे लाठी चार्ज कर दिया, और बेचारा 1928 में इनकी मौत हो गई। कब मौत हुआ था, 17 नवंबर 1928 को इनको मृत्यु हो गया, डेट कर गए, निधन हो गया। पता है भाई, लाला लाजपत के मृत्यु का बदला लेने के लिए हमारे यही खून खराब दिल के सबसे प्यारे
भगत सिंह। एक थे हमारे भगत सिंह, जो आज भी, देखो भगत सिंह के बारे में बताऊं, हमारे देश में जितना गांधी जी को मानते हैं ना, उससे अधिक भगत सिंह को मानते हैं। फिर थे सुखदेव, एक थे सुखदेव, सुखदेव, एक थे सुखदेव, और एक थे राजगुरु, एक थे राजगुरु, ये थे राजगुरु। पर देखो चंद्रशेखर भी थे, चंद्रशेखर भी थे, लेकिन चंद्रशेखर जो थे ना वो मतलब ना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, चंद्रशेखर जी भी थे, लेकिन उनका भी रोल था। तो पता है क्या किया, उनको क्रोधित, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए कि हमारे लाला लाजपत राय जी को आपने क्यों मारा। पता है उन्होंने सांडस की हत्या करने का निर्णय लिया। बोला नहीं साले, सांडस की हत्या हम करके रहेंगे, करके रहेंगे, जो भी हो, मतलब ना जो लाठी का जिम्मेदार था ना उसकी हत्या करेंगे। और पता है 17 दिसंबर 1928 को जो जेपी सांडस था, जिन्होंने हत्या का जिम्मेदारी था, उसकी गोली मार दी थी। इसीलिए ये घटना को हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है, इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये घटना कहाँ घटी थी, लाहौर में ही घटी थी, तो इसको लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसमें भगत सिंह को, सुखदेव जी को और राजगुरु जी को लाहौर षड्यंत्र केस के फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे की भी घटनाएं हुई, ऐसा नहीं, बहुत सारी घटनाएं हुई है। सुखदेव मतलब इन लोगों ने आतंक मचा रखा था अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, बस क्वेश्चन के अनुसार देखो यही है, क्वेश्चन में हम लोगों ने लिंक बना लिया, आंसर भी आ गया। देखो लाहौर षड्यंत्र के परिणाम में फांसी किसको हुई थी, तो भगत सिंह को हुआ था, सुखदेव को हुआ था और राजगुरु जी को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 और 4। ठीक है, आंसर समझ में आ गया, तो समझ में आ गया ना। देखो इस क्वेश्चन से क्या मिला, देखो पहले तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन हुआ। 10 साल बाद एक सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई, तो 1927 में आना था, क्या आना था, साइमन कमीशन, लेकिन भारत आया 1928 में। हर दल वाले ने इनको विरोध किया, क्यों किया, क्योंकि सब लोग अंग्रेज थे। सारे दल, जैसे कांग्रेस ने भी किया, मुस्लिम लीग ने भी किया, हिंदू दल ने भी किया, लिबरल पार्टी ने किया, सब ने किया। फिर क्या हुआ, जब किया तो उसी में एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जो लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को इसका विरोध कर रहे थे। उसी में एक पुलिस अधिकारी था, इन पे बेरहमी से लाठीचार्ज किया और बेचारा इनकी मृत्यु हो गई। इसी के कारण में सुखदेव जी, भगत सिंह और राजगुरु जी ने गुस्सा से उनकी हत्या कर दी। किसको, पुलिसकर्मी को। तो इसी के तहत एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेज ने लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको फांसी दे दी गई। बिल्कुल समझ में आया। तो 1928 में इनको हत्या किया गया था सांडस के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, और भी लोग थे जो यहाँ दिया गया। ठीक है, पता है भाई भगत सिंह के बारे में और भी थोड़ा सा जानते हैं, आगे थोड़ा सा समझते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन अच्छा ये सोचो, लाहौर षड्यंत्र के द्वारा जो फांसी दिया गया था, फांसी इसी समय दिया गया था, नहीं, इन्होंने बहुत सारा कांड और भी किए थे। देखो फांसी की जो मतलब ना, सांडस की हत्या तो 1928 में हुआ, लेकिन फांसी 1928 में नहीं हुआ। फांसी पता है 23 मार्च, रुको मैं बताता हूँ। देखो इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। ठीक है, और समझ में, देखो इन्होंने इन्होंने सांडस की हत्या क्या किया, 1928 में किया। 1928 में दिसंबर में इन्होंने किसकी हत्या कर दिया, इन्होंने सांडस की हत्या कर दी। सांडस की हत्या कर दी, सांडस की हत्या कर दिया, ठीक है, हत्या कर दिया। किसने किया था, आप सुन चुके हो, सांडस की हत्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र रचा गया, और भगत सिंह ने, सुखदेव ने, और किसने किसने देखो किसने, सुखदेव ने, भगत सिंह ने और राजगुरु ने हत्या कर दिया। ठीक है, फिर पता है, देखो इन लोगों ने हत्या तो कर दिया, लेकिन इन लोग रुके नहीं है, अभी और कांड करेंगे। फिर पता है इन्होंने 1929 में कब, 8 अप्रैल 1929 को, पता है कौन कौन, एक भगत सिंह थे, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। पता है इन्होंने क्या किए थे, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। जो सेंट्रल थे ना, सेंट्रल असेंबली
असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया। तो ये घटना कब किया? देखो इन्होंने 1928 दिसंबर में सांडर्स की हत्या किया, गुस्सा कम नहीं हुआ। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसी के घटना के तहत क्या किया गया? 23 मार्च सारे घटना मिला के अगर देखा जाए तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। जो हमने पढ़ा, फांसी दे दी गई। कौन से षड्यंत्र के द्वारा? लाहौर षड्यंत्र के द्वारा। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के द्वारा फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो देखो ये घटना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं भाई, बात करो तो देखो यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह आता है। प्रश्न चिन्ह आता है, आप सुनोगे ना तो प्रश्न चिन्ह आता है ना कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया था? बहुत बार सुनते रहते हो महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया था? भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, बताओ क्यों नहीं बचाया? बहुत से लोग आज भी बोलते हैं, मतलब जो इतिहासकार पढ़े हैं, समझदार हैं, वो आरोप लगा देते हैं गांधी जी पे कि भाई जब भगत सिंह को 23 मार्च 1921 को फांसी हुआ था तो इससे पहले लाहौर ये क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी वहां गए थे, तो गांधी जी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाए? अगर चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था, क्यों नहीं बचाए? ये प्रश्न आज तक पूछा जाता है ना लोगों के द्वारा। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखो मेरा ओपिनियन क्या हो सकता है। देखो भाई, देखो जब भगत सिंह को क्यों फांसी दी गई थी, क्यों नहीं बच पाए महात्मा गांधी, इन्होंने क्यों नहीं बचा पाया, ये सब बहुत बड़ी बेसिक चीज है। देखो हम भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाई, हक तो बनता है ना, हम लोग भी देशवासी हैं तो थोड़ा सा तो इसके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ समझते हैं, पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1928 में, कौन सा 1928 में? लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में लाहौर में क्या हो रही थी? किसके लिखे? साइमन कमीशन के लेके विरोध प्रदर्शन कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक है, इसके अंग्रेज अधिकारी कौन आता है? जेपी सांडर्स के आदेश हुआ और लाठीचार्ज हो गया। लाला लाजपत राय घायल हुए, बेचारा 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को मौत हो गई। फिर इसी के दुख में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सोचा कि हम लाला जी के मृत्यु का बदला कैसे लें। सोचो भाई, एक व्यक्ति को उस समय लोग मार देते थे अंग्रेज, तो इतना खून, इतना भगत सिंह में और सुखदेव में और राजगुरु में इतना देश प्रेमी और इतना था कि उनको बदला लेने के बारे में सोचा। आज हमारे देश में देखो कोई बदला नहीं, कुछ नहीं लेते हैं। तो लाला लाजपत राय जी के बदला लेने के बारे में सोचा। और पता है 17 दिसंबर 1928 को तीनों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, पता है किनको गोली मार दिया? किनको? सांडर्स को गोली मार दिया। बोला हमारे लाला लाजपत राय जी को आपने क्यों मारा? तो इन्होंने क्या किया? गोली मार दिया। तो ये घटना पता है आपको? पता है, लाहौर षड्यंत्र कहलाया। ठीक है, लेकिन इसके बाद पता है भगत सिंह कुछ समय के लिए छिप गए थे, बाद में एक साहसिक कार्य किया। देखो ये घटना जब घटी ना, वैसा नहीं किसी समय तुरंत फांसी दे दिया गया भगत सिंह को, नहीं, भगत सिंह को कुछ समय बाद फांसी दी गया। पता है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया है। तो इस समय तक जो भगत सिंह ना थे वो कुछ समय के लिए छुप गए थे कहीं होंगे। तो देखो क्या हुआ, समझ में आया ये घटना कैसे चल रही है? 1919 का अधिनियम, फिर 1928 से चला, फिर
30 अक्टूबर 1900 लाहौर को साइमन कमीशन के लाला लाजपत राय हुए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को किनको, सांडर्स को गोली मार दिया। किसने? भगत सिंह ने, राजगुरु ने और बटुकेश्वर दत्त ने, सॉरी ये क्या बोलते हो, ये क्या बोलते हो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने किसको गोली मार दिया। फिर क्या हुआ ना, इतने दिन बाद भगत सिंह कहाँ थे, तो भगत सिंह पता है भाई 8 अप्रैल फिर से वो कांड कर देते हैं। 8 अप्रैल 1929 को कांड कर देते हैं। और कांड आपको पता है क्या किए? सेंट्रल असेंबली जो आज संसद है दिल्ली में, आज जो देखते हो ना संसद, वहां में इन्होंने क्या किया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया। ये मतलब बोला जाए कि वहां किसी की मौत नहीं हुई। समझ रहे हो ना, जो अभी सेंट्रल असेंबली उस समय देखते हो, वो आज की संसद है, वहां पे भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। बम से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन फेंकने का पूछा गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से कि आपने बम क्यों फेंका, तो उन्होंने बोला ना कि ब्रिटिश सरकार को जगाना और जनता को संदेश देना है कि क्रांतिकारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, हम हैं अभी जिंदा। तो बम फेंकने के बाद पता है स्वेच्छा से दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कोई ऑप्शन ही नहीं था ना भाई, आप कोई सपोर्ट करेगा तब ना उनके पास जोश और जुनून बनेगी। जैसे उन्होंने बम फेंका ना, तो क्या किया गया, उनको मतलब स्वेच्छा से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पता है फिर अब क्या हुआ ना, लाहौर षड्यंत्र चला उनपे, लाहौर षड्यंत्र चला और केस चला, इसी को बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र। जो ब्रिटिश सरकार ने थी ना, वो सांडर्स की हत्या और असेंबली बम दोनों को जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया और लाहौर ट्रांसपेरेंसी केस बनाया और लंबा मुकदमा चला। लंबा मुकदमा मतलब काफी समय तक मुकदमा चला। इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा सुनाई गई। अब देखो यहाँ पे आती है भगत सिंह और महात्मा गांधी जी का क्या रोल आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब लिंक करो, ये तो मैंने भगत सिंह का पूरा कहानी बताया। अब देखो भगत सिंह के बारे में, मतलब इसके बारे में समझते हैं कि महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और भगत सिंह, भगत सिंह। अब यहां से समझते हैं कि इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन बना। देखो गांधी जी ने कोशिश की थी या नहीं, प्रश्न यहाँ सबसे बड़ी आती है। बहुत से लोग इतिहासकार बोलते हैं ना कि क्या महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का कोशिश किया था, यस या नो। तो देखो भाई मैं बताता हूँ, आपको याद होगा 1931 में महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी और गांधी इरविन, मतलब इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। कहाँ हुआ था ये? 1931 में किया गया था, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इस गांधी जी ने जो वायसराय था ना, लॉर्ड इरविन ने, वो भगत सिंह से सजा के माफ का अनुरोध किया था। देखो किया गया था भाई, ये मजाक की बात नहीं है। महात्मा गांधी जी ने गांधी इरविन से रिक्वेस्ट किया था कि आप उनकी सजा माफ कर दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह मामला तो अदालत में है, हम सजा माफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला केस चल रहा है ना। तो इरविन के पास, इरविन ने बोला कि ये मामला तो अदालत का है, हम सजा माफ नहीं कर सकते। और सरकार, मतलब जो अंग्रेज सरकार थे, वो कानूनी प्रक्रिया में हम दखल देना नहीं चाहते थे। ये तो राजनीतिक से हुआ है। असल में पता है वो डरते थे कि अगर सजा माफ की गई तो क्रांतिकारी आंदोलन और बढ़ जाएगा और मेरा नामो निशान मिटा सकते हैं हमारे भगत सिंह। समझो समझो भाई, ये चीज को समझो। देखो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ, अपने बात से नहीं बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता, गांधी जी जो इरविन थे ना, गांधी इरविन, वो उनके उनके बारे में बोला कि आप गांधी जी के, मतलब भगत सिंह, सुखदेव और गांधी जी के फांसी को आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और पता गांधी इरविन समझौता पता कब हुआ था? जब 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था ना, तो महात्मा गांधी जी जब नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को क्या किए थे, नमक मीन्स दांडी यात्रा शुरू किए थे, दांडी यात्रा शुरू किए थे।
यात्रा शुरू किए थे, दांडी यात्रा शुरू किए थे, तो उसी आंदोलन के खिलाफ जन आग्रह पैदा हुआ था ना, तो अंग्रेज सरकार ने गांधी और हजारों लोग को जेल में डाल दिया था। इसीलिए यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को किया गया था गांधी इरविन समझौता। इसकी मुख्य मांग बहुत सारे थी। सबसे पहले ये थी कि जो भी राजनीतिक कैदी हो उनको रिहा करो। और मतलब ना अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने वादा किया कि हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दीजिए। फिर नमक बनाने के जो होंगे वो अनुमति दे दिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये सब बातें थी। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए यहाँ पे गांधी जी ने इनसे आलोचना मतलब ना बोले थे, मतलब बोले थे कि आप माफ कर दीजिए। पता है गांधी जी ने खुलकर विरोध क्यों नहीं किया? देखो गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, मतलब वो अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, जबकि भगत सिंह जो थे वो आर्म रिवॉल्यूशंस थे, मतलब वो सीधा हिंसक क्रांति के पे विश्वास रखते थे। इसलिए दोनों को विचार भी आप देखोगे ना तो नहीं मिलते थे, लेकिन एक दूसरे के बहुत सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी भगत सिंह को सम्मान नहीं करते थे और भगत सिंह गांधी जी को सम्मान नहीं करते थे, बहुत करते थे। लेकिन गांधी जी का जो विचार था वो नॉन वायलेंस था और इनका भगत सिंह का जो विचार था वायलेंस था। इन्हीं में विचार नहीं मिलते थे, लेकिन दोनों का एजेंडा एक ही था कि देश को आजाद दिलाना, अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना। दोनों का एक ही मकसद था, लेकिन मार्ग अलग अलग था। तो गांधी जी चाहते थे ना कि जनता का समर्थन हिंसा से लिया जाए, लेकिन भगत सिंह चाहते थे नहीं, आजादी की बलिदान से लेंगे। इसलिए आज भी देखोगे ना तो भगत सिंह के हमारे देश में एक से एक मतलब चाहने वाले लोग हैं, समझ रहे हो ना? तो आज भी जितना लोग गांधी जी को पूछते हैं उतना ही भगत सिंह को पूछते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी को भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। बहुत दुख की बात है। कहाँ? लाहौर सेंट्रल जेल में दिया गया था, रात 7:30 बजे। तीनों को दिया गया, भगत सिंह को दिया गया, सुखदेव को दिया गया और राजगुरु को दिया गया। और फांसी का जो आदेश था ना 24 मार्च के लिए रखा गया था, लेकिन अंग्रेज ने पता है 23 मार्च को दे दिया। मतलब फांसी को देना था 24 मार्च को, आपको पता होना चाहिए 24 मार्च को देना था, लेकिन एक दिन पहले ही दे दिया गया ताकि जनता में बगावत न हो। झूठ झूठ फैलाया गया, मतलब बोला, मतलब जनता ने बोला कि 24 मार्च को देंगे, चुपचाप दे दिया, मतलब 23 मार्च को। पता है जब शहीद की मृत्यु हुआ ना तो देश भर में बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, पूरा देश शोक सफरोज में भर गया भाई। लाहौर, दिल्ली, बंगाल, यूपी, बिहार, हर जगह जन प्रदर्शन हुआ। फिर आज भी आप देखोगे ना लोगों, आज भी आप देखोगे तो 23 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है? शहीद भगत सिंह मनाया जाता है। गांधी जी की भूमिका क्या रही? देखो गांधी जी ने कहा था कि मैं भगत सिंह के साहस और देशभक्ति को सलाम करता हूँ, लेकिन हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता। ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराया, इसीलिए पता है फांसी के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय शोक भी मनाया था। ठीक है, ये बातें हम पूरी लिंक करके मैंने समझा दिया। एक क्वेश्चन से देखो मैंने कितना बातें समझा दिया। ये होती है डिटेल, ये हर कोई नहीं कर पाएगा भाई। बहुत से यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इतना औकात नहीं हम लोग को समझाने का, लिंक करने का, क्योंकि ये क्षमता वही कर सकता है ना जिसके पास नॉलेज होगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आते हैं फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था। देखो इसकी तो मैं बात ही अलग है भाई। फ्रांस की क्रांति जब मैं भी पढ़ता हूँ ना तो कभी कभी लगता है कि सोचो आज से कई सौ साल, मतलब कई साल पहले फ्रांस की क्रांति हो चुका था। जैसे अभी नेपाल में देखे हो, देखो क्रांतियां होना कोई गलत बात नहीं है, क्रांतियां से बहुत सारी चीजों की जन्म लेती है। तो ये एक अच्छी बात है कि क्रांतिकारी मतलब क्रांति होनी चाहिए, मैं भी इसकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन क्रांति का मकसद बहुत से लोग गलत निकाल देते हैं। कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण कर देते हैं, कोई अपने फायदा के लिए करते हैं, कोई देश के लिए करता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ूं तो इसके बारे में भी बहुत घटनाएं, और इसे पता है बिहार दरोगा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, समझ रहे हो? भर भर के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो मैं फ्रांस क्रांति को भी पूरा डीपली बताता हूँ। सोचो अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन शुरू किया है, पूरी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो बच्चा अगर सही से पढ़ रहा होगा या देख रहा होगा तो उसकी पूरी
देखो भाई, वही हमारी वीडियो देख पाएगा जो पढ़ा है, पढ़े हैं, समझे हैं, वही। नहीं तो क्या होगा ना, वो कंफ्यूज होगा। बट मैं मेरे अंदर इतना है कि मैं आपको समझाने के पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले चलते हैं फ्रांस की क्रांति। देखो फ्रांस की क्रांति छोड़ दो, ऐसे इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, पहले आंसर ढूंढ लेते हैं। देखो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? लुई 16वां था। ये पता है, बहुत चुतिया, हरामी और आशिकबाजी, ये क्या बोलते हो, शासक था। ये पता है क्या करता था? आपको पता होगा, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी ना, तो वहां पे तीन तरह के थे। एक पारसी था, मतलब वहां पे सेंटर बटे हुए थे, पारसी थे वहां पे, एक थे अमीर लोग थे और गरीब लोग थे। सब लोग वहां से टैक्स लेते थे, मतलब खास करके वहां जो गरीब लोग थे वो से टैक्स लिया जाता था, और उसी टैक्स के पैसा से ये पूरी अयाशी करता था। कौन? लुई 16। समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं इसके बारे में पूरी बताता हूँ, पूरे बेसिक से। इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा, थोड़ा सा संतुष्टि मिल गया होगा। तो चलते हैं हम लोग, करते हैं इसकी फ्रांस की क्रांति को, फ्रांस की क्रांति बताते हैं। देखो फ्रांस की क्रांति क्या था, पूरा मैं डीपली ना, मैं एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा। फ्रांस की क्रांति, देखो फ्रांस की क्रांति की अगर मैं बात करूं, तो ये शुरू हुई थी 1789 में, 1789 में, 1789 में। पता है, यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध क्रांति थी। आज भी आप देखोगे ना, तो फ्रांस की क्रांति को बहुत अच्छे से लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था मानवता। पता है, इसमें जो फ्रांस की क्रांति हुआ, उसमें राजतंत्र को, जो राजतंत्र थे, राजा वाला तंत्र थे, उस राजतंत्र को, जिसको राजतंत्र को क्या बोला जाता है? मोनार्की बोला जाता है, मोनार्की। मोनार्की को क्या किया गया? मोनार्की को किस में चेंज किया गया? डेमोक्रेसी में चेंज कर दिया गया। डेमो डेमोक्रेसी में चेंज किया गया। तो ये किस किस कारण हुआ? इसमें फ्रांस की क्रांति हुई। देखो क्या था उस समय, पता है उस समय जो शासक था, उस जिस समय क्रांति हो रही थी, उस समय जो शासक था वो था 16वां, लुई 16वां था। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, लुई 16वां था, लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां, जो उस समय के शासक था। इसका शासन काल पता है? 1774 से 1792 तक चला था इसका शासन काल। इस शासन काल में इन्होंने आतंक मचा के रख दिया था। क्या मचाया था? समझते। देखो इनकी एक पत्नी भी थी, पत्नी के ऐसे कोई रोल नहीं है, लेकिन नाम जान लो, अगर पूछ दे तो इनकी पत्नी का क्या नाम था तो लिख देना, मतलब मार्दनट्टी का अगर क्वेश्चन आ गया तो एंटोनो आमतेने था। ठीक है, समझो। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ। ठीक है, उस समय अगर शासक की मैं बात करूं, तो राजतंत्र चलता था, वहां मोनार्की थे। फिर उन्होंने संघर्ष किया वहां की जनता लोगों ने, और उसको डेमोक्रेसी में चेंज किया। ठीक है, शासक कौन था जिसमें क्रांति चल रही थी? उसमें शासक था लुई 16वां। ये इसका शासक काल था 1774 से 1792। ठीक है, ठीक है। पता है, इसकी मृत्यु इतनी भयंकर तरीका से किया गया है कि तुम सोच नहीं सकते। देखो अब चलते हैं, देखो अब इसकी बातें करते हैं थोड़ा सा, कि ये शासक कैसा था। ये शासक की मैं बात करूं तो आप सुन के सन रह जाओगे। देखो ये जो 16वीं था ना, लुई 16वीं, लुई 16वीं जो शासक था, जो शासक था, ये शासक पता है बहुत निरकुश शासक था, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की था। सारी शक्ति राजा के हाथ में थी, मतलब ये पूरी पावर जो था ना वो अपने पास रखता था। मानो तो बहुत बड़ा ये खतरनाक पर्सन था। इसका इसका एक ही मकसद होता था कि भारी से भारी टैक्स को वसूले और ऐश करे। ये क्या करता था ना, बहुत सारे लोगों से टैक्स वसूलते थे, और भी एक एक लोग के यहाँ टैक्स बचता था, जो वहाँ किसान थे, फिर डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, फिर बोलते हो सब पढ़े लिखे लोग थे, गरीब मीडियम फैमिली वाले, वो टैक्स देते थे। उस टैक्स को पता है क्या करता था? ये ऐशो आराम में गुजारता था। ये बहुत ही हरामी शासक था। ठीक है, आपको पता है वहाँ जो लोग थे ना, वहाँ कॉमन कॉमन पीपल चलता था, वहाँ पे कॉमन पीपल था, हर कोई टैक्स नहीं देते थे। वहाँ पे आप देखोगे हर कोई टैक्स वहाँ पे नहीं देते थे। वहाँ पे तीन लोग थे, एक था पादरी, जिसको बोला जाता था पादरी, एक था पादरी, एक था पादरी। जो लोग, पता है पादरी लोग जो थे वो चर्च चलाते थे, ये टैक्स नहीं देते थे।
फिर थे दूसरा वर्ग जिसको कुलीन बोला जाता था, ये बहुत ही अमीर लोग थे, अमीर लोग जिसको आप सीधा बोल सकते हो अमीर लोग, ये भी टैक्स नहीं देते थे। और तीसरा वर्ग जो था ना वो था किसान, किसान थे, व्यापारी था और मजदूर था, मजदूर। ये लोग जो थे ना ये टैक्स देते थे, समझ रहे हो ना, मतलब सबसे अधिक टैक्स की अगर बात करें तो यही देते थे, और इनके पास कोई अधिकार नहीं था, इनके पास पावर नाम का चीज कुछ नहीं था। और देखो टैक्स ना देने वाले के पास भी पावर था, अमीर लोग के पास पावर था, और ये लोग टैक्स भी देते थे और इनके पास कोई पावर नहीं था। और ये जो पर्सन था ना लुई सोलहवां, यही टैक्स वसूलता था। आप सोचो भाई, जिस देश में गरीब लोग टैक्स दे, अमीर लोग टैक्स ना दे, और टैक्स का पैसा का सही से यूटिलाइज ना हो, और उस पैसा को मिसयूज किया जाए ऐशो आराम में, तो सोचो क्या होगा। क्रांति नहीं होगी तो क्या होगा जी? मुजरा होगा? नहीं, क्रांति होगी। ये किसी भी देश में हो सकता है, जैसे अभी नेपाल में होगा, मान लो यही था, तो एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुआ, मानो ना, इसी को फ्रांस की क्रांति बोला जाता है। शुरुआत हुआ, शुरुआत कब हुआ? देखो शुरुआत हुई 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789 को ये फ्रांस में क्रांति शुरू हो गया। कहाँ शुरू हुआ पता? एक कब्जा, एक था जगह, जगह का नाम था बैस्टिल, 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 बैस्टिल किला, किले, बैस्टिल किले के पास इन्होंने क्या किया ना, जनता ने कब्जा कर लिया इस बैस्टिल किले को, पब्लिक ने पूरी तरीके से अपने अंडर में कर लिया। और जनता ने नाम दिया, जनता ने पता क्या नाम दिया? स्वतंत्रता, समानता और फेडरेटिव। पता है जो ये वर्ड है ना, ये हमारे संविधान में भी इसको शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया आपको पता होगा? स्वतंत्रता, 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 समानता और बंधुत्व, बंधुत्व। मैं सी से लिखता हूँ बंधुत्व। ये आज भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, और ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। ठीक है, तो यही हुआ। अब देखो, अब इसको कैसे खत्म किया गया, समझ समझ में आ रहा ना? तो इसको कैसे खत्म किया गया? तो देखो एक नेशनल असेंबली की घटना किया गया, नेशनल असेंबली बनाया गया, नेशनल असेंबली बनाया गया, असेंबली, नेशनल। देखो पूछा गया था बिहार दरोगा में कि नेशनल असेंबली की मतलब किसने शुरू किया था? तो नेशनल असेंबली जो थे ना, वो तीसरे वर्ग के जो लोग थे ना, वो उन्होंने ही शुरू किया था, तीसरे वर्ग के लोग शुरू किए थे। नेशनल असेंबली की घटना शुरू हुआ था, पता है कब हुआ था? ये हुआ था 17 जून 1989 को। पूछा गया था दरोगा में कि किसने किया था, तो ये जब बैस्टिल पे हुआ ना, तो नेशनल असेंबली की शुरुआत किया गया। कौन किया था? कौन कौन किया था नेशनल असेंबली के? किसने किया था? ये तो पता होगा ना? हम्म, पूछा गया था दरोगा में भाई। ठीक है, तो पता है नेशनल असेंबली की घटना, जब नेशनल असेंबली बना तो उस समय जो वाइसराय था फ्रांस के, तो लुई सलामा तो था। और भारत के मतलब फ्रांस की स्थिति इतना खराब हो गया था भाई कि कर्ज में डूब गया था, खजाना खाली हो गया था, किसान आम जन सब भारी टैक्स से परेशान थे, और रानी और राजा मस्ती कर रहे थे, एकदम मजा से डूबे हुए थे अपने। तो इसीलिए नेशनल असेंबली के हुआ, नेशनल असेंबली के गठन हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो किसने किया था नेशनल असेंबली की घटना? तो एक था मिराइबो, 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 नेशनल असेंबली की घटना जो बनाया था ना, वही किए थे मिराइबो। ये थे, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थे इनुअल सीरेस, सीरेस और मिराइबो, ये दो प्रमुख नेता थे जिन्होंने क्या बोले थे, मतलब नेशनल असेंबली किया था। समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो वो क्वेश्चन है, मैं पूरा आपको समझा दिया अच्छे से।
फ्रांस की क्रांति से पूरा मैंने समझा दिया। तो देखो फिर से अगर मैं शॉर्ट में, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, वहां के राजा कौन थे, लुई सोलहमा थे। लुई सोलहमा राजा का कारण क्या था, क्योंकि वो काफी निरकुश शासक था। उनके टैक्स लेते थे, मतलब ना पहले वर्ग के जो पादरी वर्ग के थे वो और दूसरे वर्ग जो कुलीन वर्ग थे वो टैक्स नहीं देते थे। तीसरे वर्ग भारी लोग कर देते थे। आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था, पूरी तरीका से लोग गुस्सा थे सरकार पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो तीसरे वर्ग के लोग थे ना, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने ही बोला कि स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व की लड़ाई लड़ेंगे। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, अब देखो यहाँ समझते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या भविष्य में पूछा जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा गया दरोगा में। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें, एक थे मॉन्टेगू, ये थे देखो स्पिरिट ऑफ लॉ, एक बुक है स्पिरिट्स स्पिरिट्स ऑफ लॉ। स्पिरिट्स ऑफ लॉ पता है किसने लिखा था ये, जिसको शक्ति का विभाजन कहा जाता है, ये मॉन्टेगू ने लिखा था। मॉन्टेगू ये लिखा था। फिर है एक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो ने लिखा था। एक है बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो ने लिखा था। रूसो ने लिखा था, ठीक है। और वॉलेटर ने जो लिखा था ना, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामूहिकता के बारे में लिखा गया था, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं शॉर्ट में आपको पूरा मतलब बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया, शॉर्ट में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी घटना है, तो हम लोग शायद आगे या क्वेश्चन में तो पढ़ेंगे भी। तो यही है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी को खत्म किया गया। देखो सबसे पहले मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनते चलना। देखो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति मैं बोलता हूँ। सबसे पहले 1799 से 1700, ठीक है मैं बोलते चलता हूँ। देखो मैं फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक ये क्रांति चली, ठीक है। 1789 से 1799 तक चली। जिस समय ये क्रांति चल रही थी, उस समय जो राजा थे वो लुई सोलहमा था। लुई सोलहमा राजा था, ठीक है। और इसकी जो रानी थी ना, रानी को छोड़ दो, रानी उन्हीं को छोड़ दो, ये काफी निरकुश शासक था, मानो ना निरकुश शासक था। उस समय यहाँ का लोग के पास, जो ये शासक थे, इनके पास तीन लोग थे। तीन लोग में एक लोग जो थे, जिनका पहला वर्ग बोला जाता था, जिनको पादरी कहा जाता है, जो चर्च वगैरह चलाते थे, वो टैक्स नहीं देते थे। चर्च की संपत्ति का पूरा मालिकाना हक उन्हीं के पास रहता था, वो टैक्स नहीं देते थे। और दूसरा जो वर्ग था, उनको कुलीन कहा जाता था, वो कर से उनको भी छूट था, वो बहुत अच्छे अच्छे पद पे थे, मतलब काफी रईस थे। और जो तीसरा वर्ग था ना, तीसरा वर्ग था, जिनको किसान थे, इसमें किसान थे, फिर व्यापारी थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, मजदूर थे, ये सब थे। इनसे काफी भारी टैक्स वसूला जाता था और कोई अधिकार इन लोगों के पास नहीं था। मतलब बोला जाए ना, न बोलने के अधिकारी, न कुछ नहीं अधिकारी था। तो देखा जाए ना, जो तीसरे तीसरे वाले लोग थे, वो टैक्स से मतलब दम दब चुके थे और बहुत सारा टैक्स हो चुका था। और देखा जाए ना, तो फ्रांस पर भारी कर्जा हो गया था। जो राजा जो सोलहमा था और रानी विलता, वो मस्ती में डूबे हुए थे। और पता है भाई, सबसे बड़ी बात है ना कि जब अमेरिका, उसमें यूएसए था, यूएसए मतलब जब लड़ाई हो रहा था अमेरिका की स्वतंत्रता में, तो उनकी सहायता के लिए और सा पैसा खर्च किया था, ये लुई सोलहमा ने किया था। तो इस तरह से देखोगे ना, तो बहुत भयंकर मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, खजाना खाली, बेरोजगारी, महंगाई सब हो चुका था। तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा ही, ठीक है। अब देखो इसी के में जब 18वीं शताब्दी आई, 18वीं शताब्दी, तो यहाँ पे कुछ नए नए विचारक उभरे,
जिन्होंने स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व की बातें की। जैसे एक था मॉन्टेस्क्यू, 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 मॉन्टेस्क्यू ने पता है क्या लिखा? इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ लिख दिया। स्पिरिट ऑफ लॉ इन्हीं का पुस्तक था। स्पिरिट्स ऑफ लॉ, स्पिरिट्स ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। फिर एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था रूसो। रूसो ने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ही लिखा। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जनता ही असली शासक होगा, इन्होंने बोला। फिर एक और व्यक्ति था वोलेटर। वोलेटर ने बोला कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही सहानुभूति होगी। ठीक है, ऐसे हुआ। फिर पता एक और उस समय क्या हुआ ना, 5 मई 1789 को एक सभा बुलाई गई जिसमें से नेशनल असेंबली की घटना किया गया। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नेशनल असेंबली, यहीं से शुरुआत होती है आंदोलन का। तो नेशनल असेंबली की यहाँ पे गठन किया गया। तो आपसे पूछता है कि नेशनल असेंबली के मुख्य नेता कौन कौन थे? तो एक था इमैनुअल एसेस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैनुअल मैनुअल सी एस, और एक थे मीराइबो, ये था। ठीक है, ये दोनों ने नेशनल असेंबली की स्थापना किया था। ये दरोगा में पूछा भी गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो फ्रांस की क्रांति पूरी तरीका से सफल हुई और आखिरकार वहां जो मोनार्की था ना, उसको खत्म करके क्या लाया गया? डेमोक्रेसी लाया गया। और आज भी आप देखोगे तो हमारे फ्रांस में डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पता है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की है ना भाषा, वहीं से लिया गया है। बहुत लंबा इसका स्टोरी चला है, इतना नहीं। बीच में आतंकवाद भी लोग आए, बहुत सारे नेता हैं, तो ये था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति देखा जाए ना, तो इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति रही। ठीक है, पता है फिर 1799 में नेपोलियन का उदय हुआ, फिर नेपोलियन बोनापार्ट बना। बहुत कुछ इसके इतिहास से रिलेटेड है, हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? लुई 16। ठीक है।